हेलो हेलो। नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपको विराट क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम जितने भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी के लिए एक बहुत ही अच्छा शानदार टॉपिक है भूकंप, जो आप लोग को आज हम बताने जा रहे हैं। और बस आप लोग से मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बस इतना ही मैं कहूँगा कि आप एक बार इस वीडियो को पूरा ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो बिना विलम्ब किए इस वीडियो को शुरू करते हैं, समझते हैं। इसको देखिएगा। आज हम टॉपिक जो बताने जा रहे हैं भूकंप के बारे में, ठीक है, जिसको बोलते हैं अर्थ वेव। तो अर्थ वेव के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, भूकंप के बारे में। सबसे पहले आप ये समझिएगा कि आखिर भूकंप क्या है, भूकंप किसे कहते हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक या बाहरी गड़बड़ी के कारण पृथ्वी में जो कंपन होती है ना, उसे ही हम भूकंप कहते हैं या धरती डोलन कहते हैं, या इसी को उर्दू में जलजला भी कहा जाता है। ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, और पृथ्वी के अंदर की बात करें या बाहर की बात करें, ठीक है, तो पृथ्वी के आंतरिक या बाहरी, अगर अंदर या बाहर कुछ भी थोड़ा बहुत गड़बड़ी होती है तो गड़बड़ी की वजह से पृथ्वी में कंपन होने लगती है। और कंपन की वजह से आप लोग जानते हैं कि देखिए, जो भूकंप आते हैं, ये देखिए सड़क है और इसमें दरार पैदा हो गया। ये बड़े बड़े जो इमारत आप लोग को दिखाई दे रहे हैं, ये जो बड़े बड़े जो इमारत है, ये सब भूकंप के वजह से सब तहस नहस हो जाते हैं। ये सब बर्बादी होती है। ठीक है, यानी धरती को डोलना, समझ गए, धरती को कंपन करना। जब कंपन होती है ना धरती में, तो कंपन के वजह से जिसको हम लोग कहते हैं कि धरती डोलने लगी, ठीक है, तो उसी को हम लोग भूकंप कहते हैं। यानी पृथ्वी के आंतरिक या बाहरी गड़बड़ी के कारण पृथ्वी में जो कंपन होती है उसे हम भूकंप कहते हैं, या धरती डोलन कहते हैं, या इसी को उर्दू में जलजला भी कहते हैं। यानी इसको कई नामों से जाना गया। ठीक है, भूकंप, धरती डोलन या फिर जलजला। ठीक है, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। आगे समझते हैं। इसमें आप जानते हैं, अगर भूकंप की बात करें तो भूकंप जो है ना, ये प्रकृति घटना है, प्रकृति के द्वारा घटित होती है। चूंकि ये मानव इसको भूकंप को नहीं ला सकता, ये प्रकृति घटना है ना। तो भूकंप को हम कहेंगे कि भूकंप एक प्रकृति के द्वारा आकस्मिक घटना है। आकस्मिक का मतलब क्या होता है? आकस्मिक का मतलब होता है अचानक घटने वाला। ठीक है, अचानक का मतलब क्या हुआ? जिसके बारे में मुझे पहले से पता नहीं है। ठीक है, यानी जिसको न आने का पता हो और नहीं तो जाने का पता हो। जिसको न आने का पता हो और न जाने का पता हो, उसे क्या बोलेंगे? आकस्मिक बोलेंगे, है ना। तो भूकंप जो है प्रकृति के द्वारा एक आकस्मिक घटना है। जो आकस्मिक का मतलब हमने बताया कि जिसे न आने का पता हो और नहीं तो जाने का पता है। ठीक है, तो ये देख लिया आप लोगों ने भूकंप, और भूकंप की वजह से कितना बर्बादी होता है। ठीक है, कई तरह के भूकंप आते हैं। एक भूकंप ऐसा होता है जिससे ज़्यादा विनाश होता है, और कुछ भूकंप ऐसे भी होते हैं जिससे विनाश इस तरह का नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, तो आगे हम लोग वीडियो में पढ़ेंगे, जानेंगे कौन सा भूकंप ज़्यादा विनाशकारी होता है, कौन सा भूकंप जो है कम विनाशकारी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट समझते हैं। अभी तक आप लोगों ने क्या सुना या क्या समझा, क्या सीखा? तो देखिए, सबसे पहले भूकंप किसे कहते हैं, तो फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ कि पृथ्वी की आंतरिक गड़बड़ी या फिर बाहरी गड़बड़ी के कारण पृथ्वी में जो कंपन होता है, कंपन का मतलब हिलना डोलना, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं, या धरती डोलन कहते हैं, या उसी को जलजला भी कहते हैं। ठीक है, भूकंप कैसा घटना है? तो भूकंप एक प्रकृति के द्वारा आकस्मिक घटना है, मतलब अचानक घटित होने वाला। ठीक है, और जानते हैं इसके बारे में नेक्स्ट। अगला जो है भूकंप की अगर बात करें, तो भूकंप को जो मापने का जो यंत्र होता है जिसका नाम है सिस्मोग्राफ, ठीक है, या सिस्मोग्राफी कहते हैं। भूकंप को मापने वाला जो यंत्र है, यानी भूकंप मापी यंत्र जो, उसका जो नाम है सिस्मोग्राफी, है ना, या सिस्मोग्राफ। देख रहे होंगे ऐसा आप लोग फिगर में भी, ये है सिस्मोग्राफ यंत्र। ठीक है, और भी इसके कई तरह से फिगर बनाए जाते हैं। तो ये सिस्मोग्राफ एक यंत्र होता है जो किसको मापता है? भूकंप को मापता है। तो आपसे पूछा जाए कि भूकंप मापी यंत्र कौन सा है या उसका नाम क्या है, तो आप क्या बताओगे? सिस्मोग्राफ, है ना, या सिस्मोग्राफी। एक और इसमें बताया जाता है कि भूकंप, जैसे हमने बताया कि कोई ज़्यादा विनाशकारी होता है, कुछ भूकंप कम विनाशकारी होते हैं। तो उसको जो है ना, भूकंप की तीव्रता, तीव्रता के अनुसार पता चलता है कि कौन सा भूकंप ज़्यादा विनाशकारी है, कौन सा भूकंप कम विनाशकारी है। तो अगर भूकंप की बात करें तो भूकंप की तीव्रता जो है उसको मापने का जो काम करता है वो है रिएक्टर स्केल। ठीक है,
अगर भूकंप की तीव्रता मापने वाले स्केल की बात करें तो उस स्केल का नाम क्या है? रिएक्टर स्केल। यानी रिएक्टर स्केल पर, ठीक है, रिएक्टर स्केल पर आपकी भूकंप की तीव्रता को मापी जाती है। ये देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये रिएक्टर स्केल है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ऐसे ऐसे सब, ये देखिए लाइनिंग दिखाई दे रहा होगा, यही भूकंप की तीव्रता है। यही क्या है? भूकंप की तीव्रता है। ये देखिए इस तरह का ये तीव्रता है भूकंप का। और इसी तीव्रता, ये जो तीव्रता है इसी का माप करता है, मापा जाता है इसके जरिए, और माप करके यहाँ बताया जाता है, ठीक है, कि कितना तीव्रता का भूकंप आया। तो इसी को बोलते हैं रिएक्टर स्केल। ये क्या है? आपका रिएक्टर स्केल है, ठीक है। तो भूकंप की तीव्रता मापने की बात करें तो वो रिएक्टर स्केल पे मापा जाता है। और अगर भूकंप मापने की बात करें तो भूकंप मापी यंत्र का नाम है सिस्मोग्राफी। और भूकंप की तीव्रता को मापने का जो स्केल है वो रिएक्टर स्केल है, मतलब रिएक्टर स्केल लगा रहता है और इसी पे भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। तो यहाँ से आपने दो चीज सीखा। भूकंप मापी यंत्र का नाम क्या है? तो सिस्मोग्राफ नाम है। और भूकंप मापने वाले जो स्केल है, भूकंप की तीव्रता को मापने का स्केल जो है, वो उसका नाम क्या है? रिएक्टर स्केल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। भूकंप के अध्ययन करने वाले जो विज्ञान है, जिससे हम लोग भूकंप के बारे में पढ़ते हैं, जिससे हम लोग भूकंप का अध्ययन करते हैं, भूकंप के बारे में जानते हैं, जिस विज्ञान से, उस विज्ञान को, चूंकि आप देखिए विज्ञान की बात की जा रही है, चूंकि विज्ञान का मतलब जिससे हम लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो भूकंप का जो अध्ययन करेंगे, तो भूकंप के अध्ययन करने वाले जो विज्ञान है उस विज्ञान को कहते हैं सिस्मोलॉजी। क्या बोलते हैं? सिस्मोलॉजी। भूकंप के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी कहते हैं, ठीक है। और जिससे भूकंप की माप की जाती है, मापने वाला जो यंत्र है उसको सिस्मोग्राफ कहते हैं, ठीक है। सिस्मोग्राफ मापने वाला यंत्र है भूकंप को, और जिस विज्ञान में यानी भूकंप का अध्ययन किया जाएगा उस विज्ञान को क्या कहेंगे? सिस्मोलॉजी कहेंगे, ठीक है। भूकंप के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है? सिस्मोलॉजी कहा जाता है। एक वक्त और आप लोग जानेंगे, ठीक है। इसके पहले हमने बात किया आपसे बात किया कि सिस्मोग्राफी यंत्र जो होता है ये भूकंप को मापने वाला यंत्र है। और आपने एक यहाँ पे फिगर देखा रिएक्टर स्केल। तो रिएक्टर स्केल की बात करें तो भूकंप की तीव्रता मापने का काम करता है। तो भूकंप की तीव्रता जो मापी जाती है वो या तो 0 से 9 तक कह सकते हैं रिएक्टर स्केल पे, या फिर कह सकते हैं 1 से 9 तक, ठीक है। 1 से 9 कहिए या 0 से 9 कहिए, बात दोनों एक ही है। क्योंकि 0 से 9 जाइएगा तो 0 के बाद एक ही से तो स्टार्ट करेंगे, है ना, यानी 1 से स्टार्ट होगा। तो क्यों ना हम 0 से 9 ना कह करके 1 से 9 कहें, ठीक है। कितना बोलेंगे? 1 से 9 तक। तो रिएक्टर स्केल पे भूकंप की जो तीव्रता जो मापी जाती है वो कहाँ से कहाँ तक? 1 से 9 तक या फिर 0 से 9 तक, दोनों एक ही चीज़ है, याद कर लेना है, ठीक है। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है जो 1 से 9 तक होता है, ठीक है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। सिस्मोग्राफी यंत्र में 1 से 9 तक तीव्रता मापी जाती है। कितना से कितना तक? 1 से 9 तक। कई जगह इसे 0 से 9 लिखा जाता है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, 0 से 9 कह दीजिए या फिर 1 से 9 कह दीजिए, ठीक है। तो सिस्मोग्राफी यंत्र में 1 से 9 तक तीव्रता मापी जाती है। अगर हम बात करें भूकंप की बात करें तो लगभग विश्व के कई देशों में भूकंप आते हैं, हमारे भारत में भी भूकंप आते हैं। लेकिन अगर इसकी बात करें भूकंप की, तो अगर अगर हम बात करें ज़्यादातर, तो जापान अमेरिका ये जो देश है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भूकंप का अनुभव किया जाता है। यहाँ पे देखिए, अगर जापान की बात करें, जापान अमेरिका, ठीक है, तो जापान की बात करें तो जापान में अब तक 8.9 तीव्रता का भूकंप आ चुका है। इसके पहले आपने जाना कि 1 से लेकर 9 तक तीव्रता मापने का यंत्र अब लोगों के पास है, मौजूद था, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे 8.9 तीव्रता का भूकंप आ गया जापान में, तो बताइए कि 9 है और 8.9 तक आ चुका है, यानी 0.1 की कमी हो रहा है। तो बताइए कि अगर इससे अधिक तीव्रता का यदि भूकंप आएगा तो क्या वो सिस्मोग्राफी जो यंत्र है क्या वो काम कर पाएगा? नहीं काम कर पाएगा। तो जब नहीं काम कर पाएगा तो वैज्ञानिकों का जो यंत्र है वो विफल हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो वैज्ञानिकों की इज्जतों की धज्जियां उड़ जाएंगे। तो इसीलिए इसे बचने के लिए या फिर और ज़्यादा तीव्रता के भूकंप को माप करने के लिए वैज्ञानिकों ने क्या किया? तो एक सिस्मोग्राफ से ही मिलता जुलता एक और यंत्र का निर्माण किया, जिस यंत्र का नाम रखा गया मार्को पोली, या फिर इसी को कहते हैं मार्केली, ठीक है। मार्को पोली कह दीजिए या मार्केली कह दीजिए।
यानी 8.9 तीव्रता के भूकंप आ जाने के कारण सिस्मोग्राफ के जैसा एक और यंत्र का आविष्कार किया गया और जिसका नाम रखा गया मार्को पोली या फिर मार्केली। और इस यंत्र में, ठीक है, इस यंत्र में जो है ना 1 से लेकर 12 तक की तीव्रता को मापने के लिए उसमें सिस्टम बनाया गया। यानी 1 से 9 तक सिस्मोग्राफ में मापा जाता था तीव्रता को, लेकिन जो मार्को पोली या मार्केली जो यंत्र बनाया गया ना, इसमें 1 से लेकर 12 तक के तीव्रता को मापा जा सकता है। अब सोचिए कितना आगे बढ़ गया, 8.9 तीव्रता तक भूकंप आ चुका है जापान में। अब ये यंत्र यदि इससे ज्यादा का भूकंप आएगा तो ये सिस्मोग्राफी यंत्र अगर काम नहीं कर पाएगा तो फिर किस यंत्र के द्वारा मापा जाएगा? तो वो मार्को पोली या मार्केली के द्वारा। क्यों? क्योंकि इसमें 1 से लेकर के 12 तक की तीव्रता को मापा जा सकता है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि मार्को पोली या मार्केली क्या है? तो एक सिस्मोग्राफ के जैसा ही यंत्र है जिसमें भूकंप की तीव्रता को 1 से लेकर 12 तक की माप की जाएगी। ठीक है, तो ये सब जितने शहर है, जैसे ये शहर जो आपको दिखाई दे रहे हैं, जापान का शहर है, जापान शहर है, जापान जो है देश, ठीक है, ये जापान देश जो है, यहाँ पे देख लीजिए आप 8.9 तीव्रता का भूकंप आ चुका है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब एक बात और समझिएगा इसमें, ठीक है, देखिए अब बात ये है ना, जब भी हमने कुछ देर पहले बताया कि विनाशकारी भूकंप और कुछ भूकंप ऐसे होते हैं जो उतना ज्यादा यानी विनाशकारी नहीं होता है। यानी भूकंप जो होते हैं, कुछ भूकंप ऐसे होते हैं जो काफी ज्यादा विनाश करता है और कुछ भूकंप ऐसे आते हैं जिससे केवल अनुभव करते हैं, झटका लगता है, वो विनाशकारी नहीं होता है। तो हम कैसे जानेंगे कि कौन सा भूकंप ज्यादा विनाशकारी हुआ, कौन सा भूकंप कम विनाशकारी हुआ? ठीक है, तो इसके लिए आप जानते हैं कि अगर विनाशकारी भूकंप की बात करें तो रिएक्टर जो स्केल है, रिएक्टर जो पैमाना है, उस पे अगर माप जो होता है ना, तो भूकंप की अगर तीव्रता, ध्यान दीजिएगा, यदि भूकंप की तीव्रता अगर 6 से अधिक आ जाए, ठीक है, 6 से ज्यादा, 6 से अधिक, जैसा कि आपने पहले देखा कि 8.9 तीव्रता तक, 8.9 तक भूकंप आ चुके हैं, 8.9 तीव्रता का जापान में, तो सोचिए कितना विनाशकारी होगा। 6 से जैसे ही अधिक होंगे तीव्रता भूकंप का स्केल पर, ठीक है, रिएक्टर स्केल पे, तो समझिए कि वो बहुत ज्यादा विनाशकारी होता है। और जब 6 से कम रहेगा तो वो फिर विनाशकारी नहीं होता है। मान लीजिए कहीं अगर हम बात करें, कहीं अगर भूकंप 3.5 या 3 तीव्रता का भूकंप आता है और उसको कोई बोले कि बहुत ज्यादा विनाश कर दिया, तो फिर नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि 6 से कम तीव्रता का जो भूकंप आएगा उससे विनाश होता ही नहीं है। ठीक है, लेकिन जैसे ही 6 तीव्रता से ज्यादा का भूकंप आएगा तो वो काफी ज्यादा भूकंप का मतलब विनाशकारी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करेंगे कि विनाशकारी भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 6 से अधिक होती है, यानी जो ज्यादा विनाशकारी होगा 6 से अधिक होगा। अगर पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में एक वर्ष में लगभग 8,000 से लेकर 10,000 भूकंप लगभग आते हैं। ठीक है, पूरे विश्व में बात करें तो 8,000 से लेकर 10,000 तक भूकंप मतलब अनुभव किए गए हैं, आते हैं। ठीक है, पूरे विश्व की बात कर रहे हैं, पूरे विश्व में एक वर्ष में सोचिए 8,000 से 10,000 भूकंप आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सब जो है 6 से अधिक तीव्रता का होता है, सब जो है विनाशकारी होता है। अगर इतना विनाशकारी होता सब के सब भूकंप, तो फिर ये दुनिया, ये धरती नहीं टिक पाती, है ना, पूरा देश का देश खत्म हो गया होता। लेकिन 8,000 से 10,000 भूकंप आते हैं जरूर वर्ष में पूरे दुनिया में, लेकिन सब विनाशकारी नहीं होते हैं। ठीक है, कुछ भूकंप होते हैं जो उतना विनाश नहीं कर पाते हैं। देखिए यहाँ पे ये भूकंप के वजह से देखिए बर्बाद हो गया है, ठीक है, टूट गया है। तो विनाशकारी भूकंप आते हैं 6 से अधिक तीव्रता का, तो बहुत ज़्यादा विनाश होता है। बड़े बड़े बिल्डिंग जो है ढह जाते हैं, धरती फट जाती है और बहुत जगह बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, देखने को मिलता है। ठीक है, अगर हम बात करें, अभी हमने बताया जापान की बात कर रहे थे, जापान की चर्चा कर रहे थे, तो अगर हम बात करें, अगर आपसे कोई पूछे कि विश्व में सबसे ज़्यादा भूकंप कहाँ आते हैं, तो वो जो है ना वो जापान है। कौन है? जापान। अगर विश्व में सबसे ज़्यादा भूकंप की बात करें तो विश्व में सबसे ज़्यादा भूकंप कहाँ आते हैं? जापान में आते हैं। ठीक है, विश्व में सबसे ज़्यादा भूकंप कहाँ आते हैं? जापान में आते हैं। एक बात और थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब भूकंप आता है ना, तो भूकंप आने से पहले एक गैस निकलती है। ठीक है,
जब भूकंप आता है तो भूकंप आने से पहले क्या निकलती है? एक गैस, और उस गैस का नाम रखा गया है, यानी उस गैस का नाम बताया गया रेडॉन। कौन सा गैस निकलती है? रेडॉन। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाए एग्जाम में कि भूकंप आने से पहले कौन सा गैस निकलती है, तो आप क्या बताओगे? रेडॉन गैस। कौन गैस? रेडॉन गैस। ठीक है, तो भूकंप की उत्पत्ति से पहले गैस निकलते हैं जिसका नाम है रेडॉन। और ऐसा अगर रेडॉन की बात करें ना, तो रेडॉन जो है वायुमंडल में नहीं होते हैं। ठीक है, रेडॉन गैस जो है वायुमंडल में नहीं होते हैं। ये भूकंप के समय पृथ्वी जो होती है ना, पृथ्वी के अंदर से निकलती है। कहाँ से निकलती है रेडॉन गैस? पृथ्वी के अंदर से। जब भूकंप आते हैं तो भूकंप आने से पहले पृथ्वी के अंदर से रेडॉन गैस निकलते हैं। तो हम कह सकते हैं रेडॉन गैस जो है वायुमंडल में नहीं पाए जाते हैं, और ये पृथ्वी के अंदर से निकलती है रेडॉन गैस भूकंप आने से पहले। तो याद रखिएगा आप लोग, भूकंप आने से पहले कौन सा गैस निकलती है? रेडॉन। और वायुमंडल में कौन सा गैस नहीं पाया जाता है? तो हम कह देंगे रेडॉन। ठीक है, रेडॉन कहाँ से निकलती है? तो भूकंप के समय, भूकंप के समय पृथ्वी के अंदर से रेडॉन गैस निकलती है। वही चीज यहाँ पे लिखा गया, भूकंप उत्पत्ति से पहले गैस निकलती है जिसका नाम है रेडॉन, और वायुमंडल में रेडॉन गैस नहीं पाई जाती है, या भूकंप के समय पृथ्वी के अंदर से निकलती है। उम्मीद है मुझे कि आप लोग को ये सब समझ में आ रहा होगा, और यदि आप लोग देखेंगे पूरा वीडियो तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर। अगला जो है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब आपने सुना कि भूकंप आने से पहले कौन सा गैस निकलती है? रेडॉन गैस। ठीक है, तो भूकंप आने से पहले बात करते हैं जल की, तो जल में रेडॉन की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, भूकंप आने से पहले जल जो होते हैं, महासागर जो होते हैं, समुद्र होते हैं, या फिर कहीं भी जहाँ पे जल का जमाव होता है अधिक रूप से, तो जल में क्या होता है ना, चूंकि पृथ्वी के अंदर से निकलती है रेडॉन गैस, तो जल में अगर बात करें तो रेडॉन की मात्रा बढ़ जाती है। अब रेडॉन की मात्रा बढ़ जाने की वजह से वैज्ञानिक जो है ना, उनको पहले ही पता कर लेते हैं, पहले उनको पता चल जाता है कि अब भूकंप आने वाला है। वो भूकंप आने का पता कैसे लगाते हैं वैज्ञानिक लोग? क्योंकि आप जानते हैं कि भूकंप आने से पहले रेडॉन गैस निकलती है, और जब वैज्ञानिक लोग को पता चलता है कि रेडॉन गैस की मात्रा काफी बढ़ रही है, काफी ज्यादा मतलब निकल रहे हैं, तो उनको अनुभव हो जाता है कि भूकंप आने वाला है, और इसी से वो पता कर लेते हैं कि वो भूकंप आने वाला है ना। पहले ही पता कर लिया जाता है कि भूकंप आने वाला है। वो कैसे? रेडॉन गैस की मात्रा को देख करके। ठीक है, तो लिखा गया है कि रेडॉन भूकंप आने से पहले जल में रेडॉन की मात्रा बढ़ जाती है, जिसमें वैज्ञानिक को पहले ही पता चल जाता है कि भूकंप आने वाला है। ठीक है, अच्छे की बात और समझिएगा आप लोग। अगर जल की बात करें, चूंकि जल से रेडॉन गैस, जल में रेडॉन की मात्रा बढ़ रही थी जिसकी वजह से वैज्ञानिकों को पता चल रहा था। तो अगर हम बात करें, चूंकि जल की बात करें, जहाँ पे जल का जमाव होता है, तो कहीं पे ज़्यादा अधिक गहराई होती है, कहीं पे कम गहराई मतलब होता है। ठीक है, तो अगर अधिक गहराई की बात करें तो अधिक गहराई में उत्पन्न होने वाले जो भूकंप है ना, जैसे अधिक गहराई की बात करें तो अधिक गहराई में उत्पन्न होने वाले भूकंप को प्लेटोनिक भूकंप कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेटोनिक भूकंप कहते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे? प्लेटोनिक भूकंप कहते हैं। अधिक गहराई में उत्पन्न होने वाले भूकंप को क्या कहेंगे? प्लेटोनिक भूकंप कहते हैं। अच्छा, एक बात और थोड़ा सा समझिएगा। देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये एक पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ से मान लीजिए भूकंप उत्पन्न हुआ। अब यहाँ से भूकंप उत्पन्न हुआ, चारों तरफ फैला, चारों तरफ फैला ये। ठीक है, उत्पन्न होकर के चारों तरफ फैला। अब चारों तरफ फैला तो यहाँ गहराई में मान के चले जल से यहाँ पे उत्पत्ति हुआ इसका, यहाँ पे उठा भूकंप, यहाँ से शुरुआत हुआ इसका। अब यहाँ से शुरुआत हुआ तो ये जो पॉइंट है ना, जहाँ से भूकंप की शुरुआत होगी, ठीक है, तो जहाँ से भूकंप की शुरुआत होती है मतलब उत्पत्ति होती है, तो बताइए कि जहाँ से उत्पत्ति हो रहा है तो इसको बोलते हैं, चूंकि भूकंप उत्पत्ति हो रहा है तो भूकंप केंद्र कहेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? भूकंप केंद्र कहेंगे। यानी जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे क्या बोलते हैं? भूकंप केंद्र बोलते हैं। अब यहाँ से तो उत्पत्ति हुआ, लोग धरती पे है, तो धरती पे मान लीजिए इधर अनुभव हुआ भूकंप का, यहाँ से ये सब इधर क्या हुआ? अनुभव हुआ भूकंप का। तो जहाँ पे भूकंप का हम लोग अनुभव करते हैं, क्या करते हैं? भूकंप का अनुभव करते हैं, उसको कहते हैं अधि केंद्र। क्या बोल देंगे हम लोग? अधि केंद्र कहेंगे। ठीक है, या फिर इसी को बोलते हैं अंग्रेजी में ईपी सेंटर कहते हैं। क्या बोलते हैं? ईपी सेंटर। ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट को समझिएगा। जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे हम लोग भूकंप केंद्र कहते हैं। ठीक है,
जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे भूकंप केंद्र कहते हैं, और जहाँ पे हम लोग भूकंप का अनुभव करते हैं, जहाँ पे भूकंप का एहसास होता है, उसे क्या कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं, भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं, या उसी को क्या बोलते हैं, एपिसेंटर कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, ये है, यहाँ से भूकंप की उत्पत्ति हो रही है, ये भूकंप मूल हो जाएगा या भूकंप केंद्र कह दीजिए। अब ये भूकंप क्योंकि कंपन है, तरंग जैसा, लहर जैसा उठेगा, लहर जैसा उठा, और ये उठने के वजह से यहाँ पे देखिए, इधर ये जो क्षेत्र है ना, यहाँ पे हम लोग अनुभव कर रहे हैं, यहाँ पे अनुभव हो रहा है, डोलना, कंपन होना शुरू हुआ। तो जब कंपन होगा तो इसी को बोलते हैं भूकंप अधिकेंद्र, या इसी को बोलेंगे ईपी सेंटर। क्या बोलेंगे, ईपी सेंटर बोलेंगे। ठीक है, तो जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है वो भूकंप केंद्र कहलाता है या भूकंप मूल कहलाता है, और जहां पे भूकंप का अनुभव किया गया, झटका जहां पे महसूस होगा भूकंप का, धरती डोलन का, तो उसको बोलेंगे भूकंप अधिकेंद्र बोलेंगे, या उसी को बोलेंगे ईपी सेंटर बोलेंगे। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं। अगर हम विश्व की बात करें, ठीक है, विश्व की बात करें तो आपने एक नाम सुना होगा प्रशांत महासागर का। ठीक है, प्रशांत महासागर का आपने नाम सुना होगा। तो प्रशांत महासागर के चारों ओर विश्व का लगभग 68% भूकंप आते हैं। ठीक है, विश्व के 68% जो भूकंप होते हैं वो प्रशांत महासागर के चारों ओर, प्रशांत महासागर के चारों ओर कितना परसेंट, 68%। ठीक है, प्रशांत महासागर के चारों ओर 68% भूकंप आते हैं। आगे समझते हैं। देखिए, अब हम आगे चलते हो तो विश्व की बात किया हमने कि विश्व के 68% जो भूकंप है ना वो प्रशांत महासागर के चारों तरफ आते हैं। अब हम अगर भारत की बात करें, ठीक है, भारत में भी भूकंप आते हैं। तो भारत की अगर बात करें, हम अपने देश की बात करें, तो इंडिया में सबसे ज्यादा जो भूकंप आते हैं ना वो गुजरात के कच्छ भुज में, या फिर और कह सकते हैं हिमालय क्षेत्र में। देखिए जो हिमालय क्षेत्र है ना, ध्यान से देखिएगा, हिमालय, आप जानते हैं हिमालय का मतलब, जिसका नाम ही है हिमालय। ठीक है, हिमालय का मतलब ही होता है हिम जोड़ आलय, आलय का मतलब घर होता है, और हिम का मतलब बर्फ होता है। ठीक है, तो बर्फ का घर है हिमालय, बर्फ का क्या है, घर है कौन, हिमालय, यानी बर्फ से ढका हुआ रहता है। तो देखिएगा ये जो हिमालय है ना, तो हिमालय का ये सब जो क्षेत्र है, तो हिमालय के क्षेत्र में भी, हिमालय के क्षेत्र में काफी ज्यादा भूकंप देखने को मिलता है। और भारत के गुजरात का जो कच्छ जो भुज है, कच्छ भुज जो क्षेत्र है, वहाँ भी भूकंप काफी ज्यादा मात्रा में देखे जाते हैं, अनुभव किए जाते हैं। तो यानी कहने का मतलब, अगर एग्जाम में पूछा जाए कि भारत में सबसे ज्यादा भूकंप कहाँ आते हैं, भारत में सबसे ज्यादा भूकंप कहाँ आते हैं, तो हम क्या बताएंगे कि भारत में सबसे ज्यादा जो भूकंप है वो गुजरात के कच्छ भुज में, या फिर हिमालय क्षेत्र में, गुजरात के कच्छ भुज क्षेत्र और हिमालय क्षेत्र में आता है। क्यों, क्योंकि वहाँ इंडियन प्लेट और यूरेनियम प्लेट आपस में टकराते हैं। ठीक है, इंडियन प्लेट और यूरेनियम प्लेट आपस में टकराते हैं, तो इंडियन प्लेट और यूरेनियम प्लेट को आपस में टकराने की वजह से क्या होते हैं, भूकंप होते हैं। ठीक है, चलिए, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि भारत में सबसे ज्यादा भूकंप तो गुजरात के कच्छ भुज क्षेत्र में और हिमालय क्षेत्र में देखने को मिलता है। अच्छा, एक बात आप लोग और समझिएगा, जहां जहां एक समय, ठीक है, जहां जहां एक समय भूकंप आते हैं उन सभी स्थानों को मिलाने वाली रेखा, मान लीजिए यहाँ पे भी भूकंप आया, उत्पत्ति हुआ, यहाँ भी भूकंप की उत्पत्ति हुआ, यहाँ भी भूकंप की उत्पत्ति हुआ, इधर भी भूकंप की उत्पत्ति हुआ, तो इसको एक ही समय भूकंप की उत्पत्ति हुआ, तो इस भूकंप को जो मिलाने वाले जो रेखा होगा, मिलाने वाले जो आपस में जो रेखा होगा, उस मिलाने वाली रेखा को ही क्या कहते हैं हम लोग, उस मिलाने वाली सभी रेखाओं को यानी बोलते हैं सहभूकंप रेखा। ठीक है, क्या बोलेंगे, सहभूकंप रेखा कहेंगे। देखिए, जहां जहां एक समय भूकंप आते हैं उन सभी स्थानों को मिलाने वाली रेखा को सहभूकंप रेखा कहते हैं। ठीक है, जिससे कई जगह भूकंप आते हैं और एक ही साथ भूकंप आया, तो उन सभी भूकंप को मिलाने वाली जो रेखा होगा उस रेखा को बोलेंगे सहभूकंप रेखा। एक और है, जहां जहां समान तीव्रता या समान शक्ति वाले भूकंप आए, मान के चले यहाँ पे जो भूकंप आया, मान लीजिए सपोज दैट 7 तीव्रता का आया, यहाँ भी भूकंप आया 7 तीव्रता का, यहाँ भी भूकंप आया 7 तीव्रता का, तो यानी समान तीव्रता का भूकंप आ रहा है, समान तीव्रता का भूकंप आ रहा है, समान तीव्रता का भूकंप आएगा, समान क्षति,
ठीक है, समान क्षति होगा, बराबर जो है नुकसान होगा। तो जहां जहां समान तीव्रता या समान क्षति का भूकंप आता है तो उन सभी स्थानों को, इस स्थान को भी, इस स्थान को भी, इस स्थान को भी, इस सभी स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा है, इन सभी स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा है, ठीक है, उस रेखा को कहते हैं, क्या बोलते हैं, उस रेखा को समभूकंप रेखा कहेंगे। ठीक है, समभूकंप रेखा कहा जाएगा। चलिए, तो उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। सहभूकंप रेखा, समभूकंप रेखा। समभूकंप रेखा, सम के मतलब बराबर क्षति वाला या बराबर तीव्रता वाला भूकंप आएगा, और सभी जगह को जो मिलाने वाली जो रेखा होगा उस रेखा को क्या बोलेंगे, समभूकंप रेखा। ठीक है, और जो जहाँ जहाँ समय एक ही समय पर भूकंप आएंगे तो उन भूकंप को मिलाने वाले, उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा को बोलेंगे सहभूकंप रेखा। नेक्स्ट की अगर बात करते हैं तो भूकंप आने का जो असली कारण होता है ना, ठीक है, थोड़ा सा विचार कीजिएगा कि आखिर भूकंप कैसे आते हैं। तो भूकंप आने की अगर बात करते हैं, भूकंप आने की अगर बात करें तो भूकंप आने का जो सबसे बड़ा जो वजह होता है, प्लेट का असंतुलित हो जाना। ठीक है, प्लेटों का असंतुलन, मतलब संतुलन बिगड़ जाना। ठीक है, जब प्लेट जब असंतुलित हो जाते हैं, प्लेटों का जब असंतुलन होता है, तब क्या होते हैं, भूकंप आते हैं। यानी भूकंप आने का मुख्य जो कारण है, भूकंप आने का असली जो कारण है, प्लेट का असंतुलन होना। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक कहा जाता है। तो भूकंप आने का असली जो कारण है, प्लेटों का असंतुलित हो जाना। अब प्लेट का असंतुलित होना, प्लेट का मतलब क्या समझते हैं? ठीक है, बहुत सारे विद्यार्थियों को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर प्लेट क्या है जिसको असंतुलित होने की वजह से भूकंप आते हैं। तो अगर हम बात करें जैसे पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी है, और पृथ्वी पे जो भूखंड होते हैं, भू के खंड, भू का मतलब भूमि और खंड का मतलब टुकड़ा। ये पृथ्वी देखिए, मान लीजिए यहाँ पे भूखंड बना हुआ है, ये क्या बना हुआ, भूखंड है, भूमि का टुकड़ा है। ये जो दिखाई दे रहा है ये जल है, ये क्या है, जल है। तो ध्यान दीजिएगा, सपोज दैट ये जो पृथ्वी के ऊपर जो भूखंड होता है, ठीक है, क्या होता है, भूखंड। भूखंड का मतलब भूमि का टुकड़ा। तो पृथ्वी के ऊपरी जो दीर्घ भूखंड होता है, बहुत बड़ा बड़ा जो भूमि का जो टुकड़ा है जिसपे हम लोग रहते हैं, भूखंड उसको बोलेंगे। तो पृथ्वी के ऊपरी दीर्घ भूखंड, दीर्घ का मतलब बड़े बड़े भूखंड जो होते हैं, उसी को हम लोग प्लेट कहते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, प्लेट कहते हैं। और प्लेट पे ही महादेश है, महासागर है, क्या है, महादेश है, महासागर है। यानी पृथ्वी का जो ऊपरी वाला जो भाग होगा, ठीक है, पृथ्वी के जो ऊपरी जो दीर्घ जो भूखंड है, जिसपे देश होते हैं, महादेश होते हैं, महासागर हैं, ठीक है। तो पृथ्वी के ऊपरी जो भाग है, पृथ्वी के ऊपरी दीर्घ भूखंड को क्या बोलेंगे, प्लेट बोलेंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो है ना, ये आपका पृथ्वी है, और पृथ्वी पे ही देखिए जल है, जल है या भूमि है। तो पृथ्वी के ऊपरी भाग पे ही, चूंकि पृथ्वी पे ही जल और भूखंड मतलब भूमि का जो मिट्टी जो होता है, या फिर जो भी पत्थर कंकड़ जो भी होते हैं, तो कहने का मतलब है ना कि पृथ्वी के ऊपरी जो दीर्घ जो भूखंड होता है उसको प्लेट कहते हैं। और प्लेट पे ही देश होते हैं, महादेश होते हैं, प्लेट पे ही मतलब महासागर हैं, सागर हैं, ठीक है। और प्लेट जो होते हैं, प्लेट जो है कभी कभी या एक दूसरे के पास आते हैं, प्लेट जो है कभी कभी एक दूसरे के पास आती है, और एक दूसरे के पास आते हैं और कभी कभी एक दूसरे से दूर जाते हैं, ठीक है। प्लेट जो है, चूंकि प्लेट की संख्या बताया गया है कि बड़े जो प्लेट होते हैं, बड़े प्लेटों की संख्या 7 है, कहीं कहीं 6 भी बताया गया है। तो बड़े प्लेटों की संख्या कितना बताया गया, 7 बताया गया है। कुछ किताबों में 7, कुछ किताबों में 6 भी बताया गया है, ठीक है। तो बड़े प्लेटों की संख्या क्या है, कितने हैं, 7 हैं। तो प्लेट जो है आपस में मतलब कभी एक दूसरे के करीब आते हैं और कभी एक दूसरे से दूर चले जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, आप समझ गए होंगे प्लेट का मतलब। प्लेट किसको बोलेंगे, तो पृथ्वी का दीर्घ भूखंड, ठीक है, पृथ्वी के ऊपरी दीर्घ भूखंड जिसमें महासागर हैं, सागर हैं, देश हैं, महादेश हैं, सब उस पर टिके हुए हैं, जिसमें हम लोग रहते हैं, ठीक है। तो प्लेटों की संख्या कितना है, 7 है। समझ गए, कितने हैं, प्लेट की संख्या 7 है, जो कभी एक दूसरे के करीब आते हैं, कभी एक दूसरे से दूर जाते हैं। अच्छा, प्लेट की बात करें, क्योंकि प्लेट अब एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, इसका मतलब प्लेट गति कर रहे हैं, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि प्लेटों में संचलन होती है या गति होती है। तो प्लेटों में संचलन या गति होती है, जिसे क्या बोलते हैं, प्लेट विवर्तनिक कहते हैं या प्लेट टेक्टोनिक कहते हैं। प्लेट विवर्तनिक, विवर्तनिक,
विवर्तनिक, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि प्लेट में संचलन या गति होती है। क्यों होती है गति? क्योंकि आपने पहले ही जाना कि प्लेट एक दूसरे के करीब आते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं, तो प्लेट में संचलन या गति होती है, जिसे प्लेट विवर्तनिक कहते हैं या प्लेट टेक्टोनिक, अंग्रेजी की बात करें तो प्लेट टेक्टोनिक कहते हैं। ठीक है, बड़े प्लेट की संख्या 6 और 7 दोनों दिया जाता है किताब में। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं। बड़े प्लेट की बात करें तो 7 प्लेट कौन कौन है? एक प्रशांत महासागरीय प्लेट, अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट और एक अंटार्कटिक प्लेट। यानी कुल मिला के प्लेट की संख्या कितना? 7। तो 7 प्लेटों का नाम हमने दे दिया। अगर हम छोटे प्लेट की बात करें तो छोटे प्लेट देखिएगा, बचका प्लेट, काकस प्लेट, अरेबियन प्लेट, कैरेबियन प्लेट, फिलिपीय प्लेट, जापान सागरीय प्लेट, ये छोटे प्लेट की नाम है, आपका दिया हुआ है, देख लीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं भारत में भूकंप का कारण। ये तो आपने सुना, देश में विदेश में भूकंप आते रहते हैं। आपने सुना कि लगभग पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में 8,000 से 10,000 एक साल में भूकंप आते हैं। हम अपने देश की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, तो भारत में जो भूकंप का कारण होता है वो नदियों पर बड़े बड़े बांध बनाने की वजह से। ठीक है, भारत में अगर भूकंप की बात करें तो भारत में जो भूकंप आते हैं तो भारत में भूकंप का जो कारण होता है नदियों पर बड़े बड़े बांध बनाना। देखिए यहाँ पे आपको नदी दिखाई दे रहा होगा और ये बहुत बड़ा सा बांध है। ठीक है, और ये बांध बनाने की वजह से ये देखिए जल को संग्रहित किया गया है, जल को यहाँ पे रोका गया है, बहुत सारा जल यहाँ पे रुक चुका है। तो ये जो नदी है बांध बनाने के वजह से जल का यहाँ पे जमाव हुआ है। अब जल बहुत सारा जमाव हो गया क्योंकि नदी में बांध बनाने की वजह से जल को रोका गया। अब क्या होता है ना कि जल को रोकने की वजह से यहाँ पे देखिए समस्या क्या होता है। आप जानते होंगे कि करीब अगर हम जल की बात करें यानी 32 मीटर अगर नीचे जाते हैं ना तो 32 मीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि होती है। माने जैसे जैसे हम लोग नीचे की ओर जाएंगे तो 32 मीटर नीचे जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाएगा। ठीक है, 165 मीटर अगर हम लोग ऊपर जाएंगे तो उसमें तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की कमी होती है। यानी ऊपर जाएंगे तो तापमान घटेगा और नीचे जाएंगे तो तापमान बढ़ेगा। तो एक बात बताइएगा, यहाँ पे जल का जमाव हुआ है। अब इसमें सोचिए कि मात्र 32 मीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ेगा, तो जितना अगर नीचे जाएंगे तो धीरे धीरे जितना नीचे जाएंगे तो नीचे का जो जल होगा तापमान बढ़ने की वजह से वो गर्म होगा। ठीक है, यानी पानी के अंदर जो नीचे का जो तापमान होगा जल में, तो नीचे तापमान अधिक होने की वजह से नीचे का जो पानी होगा वो क्या होगा? गर्म होगा। अब गर्म होने की वजह से वो क्या होगा? ऊपर की ओर आएगा। अब गर्म होने की वजह से जब वो पानी ऊपर आता है तो ऊपर आने की वजह से क्या होगा? जब पानी ऊपर आएगा तो यहाँ जो होगा हलचल होगा। ठीक है, हलचल होने का मतलब कि एक दूसरे की तरफ ठेलेगा। पानी जब नीचे से ऊपर आएगा तो ऊपर वाला पानी कहाँ जाएगा? ठीक है, तो यही वजह से देखिए क्या होता है, 32 मीटर नीचे जाने पर देखिए ध्यान दीजिएगा, 32 मीटर नीचे जाने पर देखिए ध्यान दीजिएगा, 32 मीटर नीचे जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि होती है। 165 मीटर नीचे ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की कमी होती है। अब देखिए यही कारण है ना कि बड़े बड़े बांध के कारण नदियों में पानी स्थिर हो जाते हैं और नीचे का पानी तापमान अधिक होने के कारण गर्म होकर ऊपर आएगा और ऊपर आने में धरातल क्या होगा? हिलेगा। जब ऊपर आएगा तो धरातल को हिलाएगा और धरातल हिलने की वजह से क्या होगा? भूकंप आएगा। यानी धरातल हिलेगा अर्थात भूकंप आएगा। तो भारत में भूकंप आने का सबसे बड़ा कारण यही है, नदियों पर बांध का बनाना। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। भारत में बांध बनाने की वजह से भारत में भूकंप आते हैं, बड़े बड़े नदियों पे बांध बनाते हैं। क्यों भूकंप आते हैं उसका कारण हमने बताया कि नदी में जल जमाव हो जाता है बांध बनाने की वजह से, और जल का जमाव होने की वजह से चूंकि नीचे का तापमान अधिक होने की वजह से जल गर्म होते हैं और गर्म होकर के जल क्या होगा? ऊपर आएगा। तो जब ऊपर आएगा तो नीचे का जगह खाली होगा, तो नीचे भी जल काफी तेजी से जाएगा वहां पे जगह को भरने के लिए, खाली जगह को, और ऊपर आएगा तो ऊपर वाला जल को वो हटाएगा। तो इधर हटा रहा है, नीचे जा रहा है, इसका मतलब कि वहां पे कंपन होगा।
क्या होगा, कंपन होगा, धरातल जो है से हिलना शुरू करेगा और हिलने की वजह से क्या होगा, भूकंप आएगा और वहीं से भूकंप का उत्पत्ति होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात को आप लोग समझ गए होंगे। आगे चलता हूँ। अब आगे अगर हम बात करें तो देखिए, ठीक है, एक पॉइंट है थोड़ा सा आप लोग जाने होंगे, सुनामी का नाम सुने होंगे। किसका, सुनामी, किसका नाम सुने होंगे, सुनामी का। चलिए सुनामी क्या है जरा इसको थोड़ा सा हम लोग केवल जानते हैं, क्योंकि इसका चैप्टर में फिर आगे बताएंगे सुनामी के बारे में। अभी हम लोग भूकंप पढ़ रहे हैं, लेकिन सुनामी के बारे में थोड़ा सा पॉइंट है, जान लेते हैं। सुनामी का मतलब क्या होता है, सुनामी, सुनामी जो है ये जापानी शब्द है। कौन सा शब्द है, जापानी शब्द है। सुनामी जापानी शब्द है। और सु का मतलब ही होता है क्या चीज, तट। और नामी, नामी का अर्थ होता है नामी का अर्थ होता है लहर। ठीक है, लहर, यानी सुनामी जो तट पे जो लहर, देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, क्या है, देख रहे हैं ना, ये देखिए तरंग उठते हैं, लहर। ठीक है, तो सुनामी जापानी शब्द है। सु का अर्थ होता है तट, नामी का अर्थ होता है लहर, यानी जो तट पे, तट का मतलब किनारा पे जो लहर उठते हैं ना, उसी को बोलते हैं सुनामी। उसी को क्या बोलते हैं, सुनामी। किसका लहर, जल का, पानी का। किसका, पानी का, यानी जल का। यानी समुद्र में बड़े बड़े लहरें देखने को मिलते हैं। देखिए यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग, बड़े बड़े लहर ही है। ठीक है, अब बड़े बड़े जो तरंग यानी जो लहर जो उठते हैं ना, वही क्या कहलाता है, सुनामी कहलाता है। बड़े बड़े लहरों को ही क्या बोलते हैं, सुनामी कहते हैं। ठीक है, तो सुनामी जापानी शब्द है। सु का अर्थ होता है तट और नामी का अर्थ होता है लहर, यानी तट पे, किनारा पे जो लहर जो उठता है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, सुनामी कहते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, सुनामी बोलते हैं। आगे देखिएगा, भूकंप तरंग के कारण, ठीक है, भूकंप तरंग के कारण जल में तट पर उठने वाली लहर को ही सुनामी कहते हैं। अब लहर कैसे उठता है, जब भूकंप आएगा ना, तो भूकंप आने के बाद सभी हमने बताया कि नीचे का जल जब खाली होगा तो ऊपर की ओर आएगा, तो नीचे का जगह भरेगा उसको, तो ठीक है, तो जल में भी क्या होगा, कंपन होगा। यानी भूकंप तरंग, यानी उसमें एक तरंग उठेगा। तो भूकंप तरंग के कारण सागर जल में, यानी सागर का जो जल है उसमें तट पर उठने वाली जो लहर है, यानी लहर जो उठेगा, वही क्या कहलाता है, सुनामी कहलाता है। तो इसको ध्यान से याद रखिएगा, भूकंप तरंग के कारण सागर जल में तट पर उठने वाली लहर को क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। अच्छा, तो आपने सुना भूकंप तरंग के कारण लहर उठ रहा है, यानी जहां ज्यादा भूकंप होगा वहां ज्यादा सुनामी भी होगा। ठीक है, जहां ज्यादा भूकंप आएगा वहां ज्यादा सुनामी भी आएगा। तो अगर आपसे सवाल पूछ दिया जाए कि विश्व में सबसे ज्यादा सुनामी कहाँ आता है, तो भी हम कहाँ बोलेंगे, जापान बोलेंगे। क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा भूकंप कहाँ आते हैं, जापान में आते हैं। तो इसलिए सुनामी भी सबसे ज्यादा कहाँ आएगा, जापान में। ठीक है, तो एक सवाल है कि विश्व में सबसे ज्यादा सुनामी कहाँ आते हैं, तो वो जापान में। विश्व में सबसे ज्यादा सुनामी कहाँ होता है, जापान में। विश्व में सबसे ज्यादा भूकंप कहाँ होता है, तो जापान में। विश्व में एक वर्ष में लगभग कितने भूकंप आते हैं, तो 8,000 से 10,000। ठीक है, भूकंप मापी यंत्र का नाम क्या है, तो सिस्मोग्राफ। भूकंप मापी यंत्र का जो नाम है सिस्मोग्राफ। अच्छा, एक भूकंप की तीव्रता जो माप की जाती है वो किस पे, तो रिएक्टर स्केल पे। यानी एक और भूकंप मापी यंत्र का नाम है मार्कोपोली या मार्केली। ठीक है, और वो भी भूकंप को ही मापता है। और भूकंप मापी जो सिस्मोग्राफी जो यंत्र है, इस पे तीव्रता की माप कहाँ से कहाँ तक की जाती है, तो 0 से लेकर 9 तक, या फिर 1 से लेकर 9 तक। ठीक है, या मार्कोपोली या मार्केली जो यंत्र है, जो भी जो भूकंप को मापने का यंत्र है, उसमें तीव्रता कहाँ से कहाँ तक मापी जाती है, तो 1 से लेकर 12 तक। ठीक है, इस सब पॉइंट को याद रखिएगा। भारत में सबसे ज्यादा भूकंप कहाँ आते हैं, तो भारत में सबसे ज्यादा भूकंप गुजरात के कच्छ क्षेत्र और या फिर कह सकते हैं हिमालय क्षेत्र में सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। भारत में भूकंप आने का जो मुख्य कारण वो क्या है, भारत में सबसे ज्यादा भूकंप आने का जो मुख्य कारण है, वो कारण है क्या चीज, अभी हमने पीछे बताया, नदियों पे बड़े बड़े बांध को बनाना। ठीक है, नदियों पे बड़े बड़े बांध को बनाने की वजह से भारत में भूकंप मतलब आते हैं। चलिए, ये सब पीछे का जो पॉइंट था उसको हमने फिर से रिपीट कर दिया, याद दिला दिया। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे, आज का क्लास इतना ही रखते हैं। और फिर हम, यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आप शेयर कीजिए या ना कीजिए, और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक कीजिए या ना कीजिए,
कमेंट ज़रूर कर लीजिए। ये पहला क्लास था ज्योग्राफी का, जो पहला चैप्टर मतलब एक आपको जो हम पहला चैप्टर बताए, फर्स्ट चैप्टर जो हम आप लोगों को बताए वो भूकंप चैप्टर था, अर्थवेव। और उम्मीद है, मुझे पूरा पूर्ण विश्वास है, भरोसा है कि आप लोग को समझ में अवश्य आया होगा। और यदि आप लोग ऐसे ही और वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और फिर मैं अगला वीडियो आप लोग के सामने लेकर आऊँगा। धन्यवाद। राम राम।